ओके चलो, ये टैलेंटेड लोग तो हैं काफ़ी। ओके बढ़ा जाए आगे। तो यार अच्छा क्विकली ओके, सो यार हमने लास्ट टाइम जो बात करी है वो प्लेन मिरर की बातें करी है, ठीक है यार। अभी इतने लोग आए नहीं थे, पता नहीं। मैं एक छोटा सा एक सवाल के थ्रू थोड़ा सा पूछ ले रहा हूँ, देखते हैं कि कितना क्या आता है। सो मैं छोटा सा पहले बता दे रहा हूँ कि क्या बात करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जनरलाइज कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, बिल्कुल सामने नहीं है, तो भी अगर इसकी इमेज बनानी है, उस मिरर को आगे बढ़ाओ, उस ऑब्जेक्ट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, जो ये डिस्टेंस होगी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर हमारे पास इमेज बनेगी। एक ये बात करी थी कि अगर तो मतलब अगर हमारे पास कुछ कितना भी साइज ऑफ मिरर है, कितना छोटू कितना बड़ा कितना भी मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या इवन वॉल, कि यहाँ पे एक छोटा सा मिरर बनाया है और ये पूरी वॉल या पूरा रूम की इमेज उस मिरर में बनेगी, बट बड़े मिरर के इससे फर्क क्या पड़ता है कि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले परपेंडिकुलर डाल के इमेज बनाओ, उस इमेज से एंड पॉइंट ऑफ द मिरर को ज्वाइन करो। तो हम मतलब रियलिटी में क्या हो रहा है, रेज हम बनाएंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होगा, वो सब कहानी होगी, बट वो सब बहुत गंदगी हो जाती है। तो आइडिया है कि जब हम कॉपी पे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये करेंगे, सीधे सीधे हम इमेज और ऑब्जेक्ट इमेज को एंड पॉइंट ऑफ द मिरर से बनाएंगे। तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू था। ये सब कहानी सही से समझ में आ गई थी, मतलब समझ में क्या आई थी, जो लोग क्लास अटेंड की उनको तो आई गई होगी, बाकी लोगों को रिपीट कराऊंगा बस ये। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनाओ, इमेज को एंड पॉइंट ऑफ द मिरर से बनाओ। रियलिटी में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रही होगी, रे इधर लौट रही होगी। तो ये सब कहानी हम दो जगह पे कर सकते हैं, बट दिस इज द होल आइडिया। सही है, पक्का। एक प्रॉब्लम के थ्रू रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक मिरर है, मिरर के वन ऑफ द एंड पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके अच्छा ये हमारा स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस, इसको मैं स्टैंडर्ड वाई एक्सिस बोल रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, यहाँ से 2 मीटर पे, ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, सॉरी ये एंगल बोल रहा हूँ 30 डिग्री, ठीक है। सवाल इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सवाल इज एक मिरर फ्रॉम एक्स एक्सिस 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। चलेगा पक्का? योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ ओनली जो डेटा दिया है उसके टर्म्स में। हाँ, जस्ट अ क्विक रिविजन जैसा है कुछ। अगेन आई एम रिपीटिंग, हिंट इज द सेम, ऑब्जेक्ट की इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जो भी पीछे वाली कहानी बताई, एक बार खुद से ट्राई करना, मतलब बहुत कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बस चेंज करा है। नॉर्मली हमारी आदत होती है मिरर को वर्टिकल बनाने की, यहाँ पे बस मिरर को कुछ इंक्लाइन किसी एक सर्टेन एंगल पे बनाए, बट लॉजिकली कहानी वही है कि मिरर से जो डिस्टेंस निकालनी है इमेज की, वो सब परपेंडिकुलर लेंथ के हिसाब से वेरी करेगी। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, मिरर इज नथिंग बट अ लाइन फॉर यू। ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से उस मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, उसको देखो। फिर वो थोड़ी सी गणित है बस, केवल बेसिक, पूरी तरह सही नहीं है, कुछ सही है बट पूरी तरह से सही नहीं है अभी। वो वहाँ पे 30 डिग्री क्या बना दी तूने लाइन पीछे वाली? अच्छा वो गलत है, नो। अच्छा मैं थोड़ा सा आई जस्ट यस, थोड़ा सा सुंदर बनाना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट में, एक बार और दिखा देता हूँ। आया है क्या किसी का? 1 सेकेंड। किसका है? यस, वेरी गुड, गुड।
बेसिक मैथ्स बताऊं क्या यार, है लग रहा है आते हुए नहीं यार, फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर बार मिरर तुम्हारे लिए एक लाइन है। अभी अभी जो चीज़ करी उसको घुमा दो या वैसे सोच लो, जस्ट सेम कहानी। क्या बोला हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो। यार फिर से मेरे पास ऑप्शन है ना, इतनी ज़रूरत है नहीं, मतलब इतना ऐसे नेसेसरी नीडेड नहीं है। यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो जो ये डिस्टेंस होगी, जो भी होगी ये वाली डिस्टेंस, इसको x बोल रहा हूँ, ये समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर डाला है, जो भी ये x डिस्टेंस होगी एग्जैक्टली वहाँ से x डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली जितना बना पाओ नीट, सो दैट एंगल तमीज़ से देखें। नॉट नेसेसरली कि तुम्हें यार हर चीज़ बिल्कुल तमीज़ से बनानी है और वो करना है, जितने डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ कि मैं बिल्कुल ही लाइन बना दूंगा स्केल से और कंपास यूज़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाओगे, है ना, वो सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि तुम्हें मैथ्स देखनी है। ये समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर करा, ये करा, ये होगा, ये एक्स है, तो हमें प्रैक्टिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। यार ये मैथ्स का सवाल है सिंपल, कि हमने इसको ज्वाइन करा, यहाँ से देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, और जो ये वाला ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे, ये एक्स है तो ये एक्स, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन, तो कहने से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो अगर ये 2 मीटर है तो कहने से ये भी 2 मीटर होगा। खत्म हो गया सवाल। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। भाई हमारे पास ये है, ये 2 मीटर है, ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री, तो इसका कॉस कॉम्पोनेंट ये आएगा और इसका साइन कॉम्पोनेंट ये है। आंसर यार बहुत मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंड द आइडिया। प्लेन मिरर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनेगी नहीं मुश्किल, वही घुमा फिरा के कुछ 2-4-5 चीज़ें, क्योंकि कंसेप्चुअली तो बस इतना ही बताया गया ना कि अगर सामने मिरर है उसको मिनिमम दो रेज रिक्वायर्ड है, सो दैट वो जहाँ पे मिल रही होंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। वो सब हमने कहानी हटाई, हमने बोला जो भी परपेंडिकुलर है उसको दूसरे साइड बनाओ, और फिर मैथ्स है यार। पूछो डाउट लग रहा है श्योर। दूँ एक और सवाल, मतलब से मतलब एक बार देख लो अगर, हाँ बोलो अगर डाउट लग रहा है तो। विच मैथ्स बोलो, पूरा बोलो, कौन सा, विच फॉर्मूला यू आर टॉकिंग अबाउट। ये कहाँ है मैथ्स में, आई एम नॉट गेटिंग पूरा, मुझे नहीं पता। अल्फा जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ओके। इसको एक्स वाई बोल रहे हैं, ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, नहीं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई जनरलाइज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अल्फा माइनस एक्स बाई ए हाँ -2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, माशाल्लाह, ये क्या है ये। तो इससे तुम क्या निकालना चाह रहे हो, इससे अल्फा बीटा निकालना चाह रहे हो। हाँ मतलब यार, बट ये हाँ स्ट्रेट लाइन मतलब y इज इक्वल टू mx डिफाइन कर सकते हैं। वो वाला तो डिफाइंड है ही ना। हाँ हाँ नया परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, ये इक्वेशन आप डिफाइन कर सकते हो, एंड देन फार्मूला लगा। हाँ मतलब जो मैंने बताया वो ज़्यादा आसान नहीं था। वो तो और भी इजी है नहीं, बट लेकिन ये अगर है मुझे नहीं पता भाई, दूर तक मुझे बिल्कुल नहीं याद है, बट अगर है तो काम करना चाहिए। अगर है तो तूने कैसे करा है, तूने ऐसे नहीं, ऐसे करा है, मैंने वो इमेज से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वही बैक ये अच्छा, तो तूने इसकी लाइन की इक्वेशन निकाली? नहीं, वो जो पॉइंट है इमेज का, वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यही मैंने भी किया 2 cos थीटा 2 sin थीटा के लिए। मैं 2 का cos 60 एंड 2 का sin 60, ये तो मैंने नहीं, बट
हाँ मतलब ये 30-30-60 लिया ना, नहीं नहीं, वो 60 डिग्रीज है ऑलरेडी। ये 60 है नहीं, हमने निकाला है सिमिलर ट्रायंगल से। वो वाला अच्छा ये वाला, हाँ, हाँ तो हमारे पास एक एंगल है एंड देन वो जो फर्स्ट इनिशियल ट्रायंगल है वहाँ ये से- वाला, हाँ नहीं नहीं, जो एकदम initial अच्छा triangle बना है, ये वाला ना, हाँ हाँ हाँ, उसका वो वाला एक्स आप ढूंढ सकते हो ना। अच्छा तूने ये x निकाला, फिर ये x वो सेम हो गया, Same हो गया। और फिर तुमने राइट एंगल, वो तो चलो मैथ से नहीं, ओके नहीं, फिर वो वाली जो चीज़ है वो मैथ से देखने का तरीका है। यहाँ पे मैंने तो क्या किया कि ये जो ये x तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बने, उस लॉजिक से ये 30 तो ये 30, ये 2 तो ये 2, फिर उसके बाद तो वो सीधे सीधे 2 का cos 60 एंड 2 का sin 60 आ गया वो। बट हाँ कर रहा है ट्रू नेट रहा है, अबे बट लेकिन यार ये जब वो नहीं याद हो रहा है x ये तो मतलब आधे लोग तो निकल लेंगे याद करने में, बट लेकिन यार ये फिजिक्स मतलब आई डोंट नो भाई, ये बहुत गंदा फॉर्मूला नहीं है। बट अब फिर तुम यहाँ पर क्या बोलोगे, तुम इसको कन्वर्ट करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स को इस फॉर्मेट में, मतलब क्योंकि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू tan मतलब x बाई रूट 3 है। अब तुम यहाँ पे बोलोगे x माइनस रूट 3 y इज इक्वल टू 0, तो मतलब तुम्हारे लिए a का काम ये करेगा, b का काम ये करेगा, और इसका काम कौन करेगा? अच्छा 2,0 यार पता नहीं, एक बार आ रहा है यार, तो वो मैथ से आ रहा है, मतलब फेयर इनफ, मतलब बट मुझे लगता है I don't know, ठीक है अगर याद है तुम्हें तो कर सकते हो, बट ओके ठीक है, मतलब सही गलत नहीं है यार, अभी तो वैसी हालत है कि आंसर आ जाए, ठीक है अगर लोगों को याद है, इफ़ यू थिंक यू कैन वर्क, क्योंकि ये फिर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम में काम कर रहा है, मतलब प्लेन मिरर में कर सकता है शायद। अरे अरे ठीक है, इट्स ओके यार, नहीं ऐसे खुश आना चाहिए, लेट आ जाए। अरे 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 वाह, ऐसे चेहरा भाई, मुझे मत बताओ, मेरे को मैथ्स पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, ठीक है अब तो बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूँ मैं, मतलब लॉजिकली मतलब ठीक है, इट माइट वर्क, एक और दे दे, नहीं तो आगे बढ़ते, एक और मतलब यार ट्राई यार सब लोग यार, मतलब आसानी सवाल दे रहा हूँ अब तो, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यार, अब ये सेम चीज़ें, ये बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, कंसेप्चुअली उतनी सी कहानी है। 45 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से एक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -2,0 पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। यार अब उसके बाद यार ये सबको आना चाहिए यार, बहुत आसान सवाल है यार, 0,-2 आएगा, बहुत आसान प्रॉब्लम है यार ये है। अब एक चीज़ अगर तुम ऑब्जर्व करो ना, इसको अगर तुम हल्का से बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे, कुछ भी करोगे, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये बनेगा, तो फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है। तुम्हें अच्छा पता है, पीछे वाली चीज़ में एक ऑब्जर्वेशन करते ना तो तुम्हें समझ में आता, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, जितने एंगल पे यहाँ पर है उतने ही एंगल पे दूसरे साइड घुमा दो और सेम डिस्टेंस पे इमेज बना दो, समझना ध्यान से, और ये हमेशा काम करेगा। अगर मेरे पास एक एंड पॉइंट के ओरिजिन जैसा है, यहाँ पर ये 2 मीटर पे है ना, और मिरर से 30 डिग्री के एंगल पे है, इमेज हमें पता ही है दूसरे साइड बनती है, सेम डिस्टेंस रखो और दूसरे साइड घुमा दो, तो 2 मीटर पे 30 डिग्री घुमा दो, सेम काम ये रिपीट कर सकते थे। यहाँ पर ये 2 मीटर है पीछे की तरफ, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री ये इधर है। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मिरर बनाओ, अगर यहाँ से 2 मीटर है उसको दूसरे साइड और बना दो, तो ये 45 है, दूसरे साइड 45 बनाओगे तो वो जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीपिंग द डिस्टेंस टू बी द सेम। ये 2 है तो यहाँ पे 2 बना दो, तो ये 0,-2 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे इमेज है वो 45 डिग्री के चक्कर में वो वाई एक्सिस पे कन्वर्ट हो गई, दैट्स इट। बड़े आगे इस पे एक और फालतू सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ना किसी ने अगर ऑब्जर्व करा हो, जैसे अगर मेरे पास एक घड़ी है, वॉल क्लॉक है, अगर मैं उसको मिरर में देखूंगा तो कितना टाइम दिखाएगी। जैसे कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सपोज मतलब जिसपे नंबर नहीं है, ऑब्वियसली केवल ये है, ये 12 नंबर नहीं लिखे नहीं, क्योंकि नंबर में तो फिर नंबर भी उल्टे होंगे। क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है। अगर सपोज मेरी घड़ी में कुछ बज रहा है, व्हाट इज दैट कुछ?
समथिंग, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ सबसे आसान है कि जैसे अगर मैं बोलूँ 9 बज रहा है, पूरा पूरा सुंदर सुंदर बज रहा है, तो ये तो तुम शायद इमेजिन कर ही लोगे कि अगर मेरे पास एक ये है, यहाँ पर एक मिरर है और ये घड़ी है, ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम दैट विल बी शोन इन द दिस थिंग मिरर, है ना। ये तो ये 3 आया है क्योंकि बेसिक फील से आया है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर सवाल करूँ तुमसे कि सपोज, हाँ 3 समझ में आ रहा है ना, कि अगर ये है, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक है, मिरर सामने है, अगर ये घड़ी है, ये अगर यहाँ पे घड़ी लगी है सामने, वहाँ पे मिरर है, तो उस मिरर में कितना बज रहा होगा, सवाल ये है, ठीक है। बट अगर यही मैं कुछ गंदा दे दूँ तुम्हें, देखो दूसरा सुंदर क्या हो सकता है, 9:15 हो रहे हैं सपोज, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले पे भी आते हैं, अगर 9:15 हो रहे हैं या सीधे 9:15 हाँ हाँ ऑब्वियसली एकदम से थोड़ा जंप करता है, वो 9 है, 9 से जब 1 घंटे की जगह नीडल पूरी घूम रही है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है भाई, ऐसा थोड़ा 9 से एकदम से 10 पे, तो अगर वो 30 डिग्री का एंगल होता है प्रैक्टिकली दो किसी भी नंबर के बीच में, है ना, 360/12 जो 30 डिग्री का होता है, तो वो धीरे धीरे अगर 15 मिनट कवर हो गए तो 30 डिग्री का 1/4 कवर हो गया, वट एवर 7.5 डिग्री, है ना। सवाल इज दिस, अब ये तुम्हारी भावनाएं बोल रही हैं, तो वैसे बस छोटी सी गलती ये है, तो 2 तरीके होते हैं बहुत सारे, एक तो क्या है सही में घड़ी लेके बैठ जाओ, दूसरा तरीका क्या है, मिरर पे अप्रॉक्सीमेटली कागज़ पे अप्रॉक्सीमेटली बनाओ और दूसरी तरफ से देखो, जो तुम्हें दिख रहा होगा वही है। बट अगेन ये सब काम तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ईजियर है कि 12 से घटा दो इसको। अब 12 से जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब इसमें एक तकलीफ क्या है, तो तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, कि तुमने जो जिन लोगों ने 45 बोला है वो इसके चक्कर में बोला है, तो प्रैक्टिकली जब मैं 12 बोल रहा हूँ तो 12 को मैं ये लिख सकता हूँ 11 आवर 60 मिनट, मैं 60 मिनट में 1 मिनट खा रहा हूँ, वो जो तुमने नहीं खाया। तो अगर मुझे इसको 60 सेकेंड और लिखना है तो यहाँ पर 59:60 होगा, समझो ध्यान से। अगर 12 आवर्स को मैं बोल सकता हूँ 11 आवर 60 मिनट, बट अगर मुझे क्योंकि सेकंड भी माइनस करना है तो मुझे यहाँ से 1 मिनट लेना पड़ेगा, तो वो 11:59:60 सेकेंड हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो तब तुम 11:59 और 60 सेकेंड, क्योंकि 40 को तुम किसी चीज़ से तो माइनस करोगे तो वो नंबर ये आएगा जो भी आ रहा है, ये 3 आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं 44 and 20, क्या किया मैंने गड़बड़, अच्छा ये सॉरी 2, समझ में आ रही कहानी पक्का। तो ये सीटी में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे थे, ये बज रहा है तो ईजियर तरीका है इसको 12 में से माइनस करो, बट वो 12 में ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो उसको नॉर्मली जो आदत होती है जल्दी से, वो आदत होती है 11:60:00 और उसको हम 20 माइनस कर देते हैं, वो 1 नंबर का फर्क आता है। तो आइडिया क्या है, फिर इससे माइनस करना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रही कहानी पक्का। तो आज एक घड़ी लेना और उसको करना, हाँ वो समझ गया, बट ये करना टाइम पर, सब्ट्रैक्शन ही गलत किया। नन बढ़े आगे, श्योर। अब हमने कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हमने एक लास्ट प्रॉब्लम करा था जहाँ पे इंसान को अपनी इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विच इज रिक्वायर्ड, याद आ रही कहानी, वो क्या किया था, है ना, क्या आया था नंबर, और वो क्या आया था एग्जैक्टली जो चीज़ें याद रखने को बोली थी, x+y/2, मतलब हाइट ऑफ द मिरर विच इज रिक्वायर्ड इज h/2, बट वो एक स्पेसिफिक जगह पे रखा होना चाहिए, वो भी याद रखना, क्योंकि दो मुझे तो लग रहा है सीटी टाइप में भी अब ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि h/2 इतना स्टैंडर्ड चीज़ हो गया है कि जहाँ पर सबको पता है कि अगर h हाइट का इंसान है, सामने मिरर है, तो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज h/2, बट वो स्पेसिफिक जगह पे होगा। याद आ रहा है स्पेसिफिक जगह का मतलब क्या, नहीं तो वो आंखें, 3 चीज़ें बनानी है हमें। ये हेड था, मैं उसके थोड़ा सा कंटिन्यूशन में अब एक चीज़ पूछ रहा हूँ, और ये आई, क्योंकि अगर आई यहाँ पर है तो फिर हमने क्या बोला था, एक पूरा बड़ा मिरर लिया, फिर हमने ये ग्राउंड, ये मिरर लिया, फिर हमने यहाँ से रे गई इधर, ये हुई, फीट से रे गई इधर, और वो सीधे आँख पे गई, तो एक्चुअल डायग्राम बन रहा था ये। यहाँ तक कहानी क्लियर थी। फिर इसकी जो इमेज बनी वो तो पूरी, अगर ये x था तो पूरी इमेज एज इट इज रिपीट हो गई थी यहाँ पर, ये h', उसकी इमेज f', ये वाली कहानी हुई। तो रियलिटी में क्या हो रहा है, ये रे गई इधर और फिर उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये वाली थी, ये रे गई इधर, तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो ये वाला,
ये कहानी समझ में आ गई थी पक्का। तो हमने ये बोला था कि अगर ये a है तो ये आधा a/2 होगा, ये पूरा b है तो आधा b/2 होगा। तो ये जो नंबर आया था, मतलब अगर हम इसको a बोल रहे हैं या जिसको भी x बोला था याद नहीं है मेरे को, ठीक है, ये b है तो ये लेंथ आई थी a + b/2। एक चीज़ ये याद रखनी थी, दूसरी चीज़ याद रखनी थी, ये आधा b/2 था तो ये b/2, मतलब मिरर चाहिए तो h/2 का है, क्योंकि a + b पूरे इंसान की हाइट है विच इज h, तो ये हमारे पास h/2 आया था। यहाँ तक क्लियर था। बट वो मिरर कहाँ रखा होना चाहिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एग्जैक्टली ग्राउंड से, मतलब इंसान के आँख और फीट के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस से वो मिरर स्टार्ट होगा ग्राउंड से, तब वो बिल्कुल ही कट टू कट अपना हेड और फीट देखेगा। प्लीज़ याद रखना इसके बिल्कुल ही इज्जत से, क्योंकि अगर मैंने h/2 का मिरर लिया और उसको थोड़ा सा नीचे रखा, वो है h/2 का, अगर मैंने ये, सो दिस इज द आइडियल पोजीशन ऑफ द मिरर वेयर इट शुड बी प्लेस्ड सो दैट पर्सन वुड बी एबल टू सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ। तो ये उसकी आइडियल पोजीशन है। अगर तुमने h/2 का ही मिरर लिया बट हल्का सा नीचे रखा तो उसको अपना सर नहीं दिख रहा है, पैरों के आगे की ज़मीन दिखेगी। अगर तुमने h/2 का ही मिरर लिया और तुमने हल्का सा ऊपर रखा तो उसको अपने पैर नहीं दिख रहे हैं, उसको अगर उसने टोपी पहनी हुई है या पीछे वाली चीज़ है जो दीवार है वो दिखेगी। ये याद रखना बिल्कुल इज्जत से, क्योंकि h/2 तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। कहाँ एग्जैक्टली रखना है ये वाली कहानी एक याद रखनी है। ये सब कब वर्क कर रहा है, जब इंसान अपने आप को खुद देख रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे सपोज मैं खड़ा हूँ और मुझे अपने पीछे की वॉल देखनी है, समझना सामने मिरर है, पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। सपोज हाँ, मिरर मैं सामने लगा रहा हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, बट मैं अभी अपने आप को नहीं देखना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी द वॉल बिहाइंड, ठीक है, और वो दिखती है, ये तुम्हें फील समझ में आता है। तो कितनी कम से कम लेंथ होगी सो दैट ऑफ द मिरर, सो दैट मैं अपनी वॉल पूरी पीछे देख पाऊँ, ठीक है। इसको एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। सवाल समझ में आ रहा है क्या बोलने वाला हूँ? ओके, राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ जी, हाँ नहीं, इस केस में मैटर नहीं करता है। हाँ, तो यहाँ पर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, तू अभी पिछली क्लास में नहीं था, तो हम बड़ा मिरर क्यों चाहते हैं? क्योंकि उससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। हम अपने घर पे यही बोलते हैं ना कि हमें बड़ा मिरर चाहिए, बोलते हो, ठीक है। सो आइडिया इज कि जब बड़ा मिरर होता है तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है। मिरर अगर कम से कम h/2 होगा और पैरेलल रखा होगा, ये मत बोलना कि सर हमारे जहाँ पे हम बाल कटाने जाते हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे करके तुम्हें पूरा दिखा देता है ना। तो पॉइंट इज कि जब वो पैरेलल वाली कहानी है तो यहाँ पर x मैटर नहीं कर रहा है कि कहाँ पर है, ठीक है। ओके, क्या बता रहा था? हाँ, अगला वाला सवाल लिखते हैं। सो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख, अभी ये डायग्राम बना लेते ना तो याद रहता वो ऐसे। अच्छा ओके, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग मिड वे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग मिड वे बिटवीन द वॉल एंड द मिरर। A person is standing midway between the wall and the mirror. What is the minimum height of the mirror required? What is the minimum height of the mirror required in front of the wall? What is the minimum height of the mirror required in front of the wall such that whole height, capital H लिख लो, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, अरे बॉल का थोड़ा, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल सो दैट होल हाइट, उसको कैपिटल एच लिख लो, ऑफ द वॉल इज विजिबल टू द पर्सन, इज विजिबल टू द पर्सन। सवाल समझ में आ रही है? जस्ट मैं फील के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, सॉरी नो, एक जगह पे मिरर लगा है, पीछे मिरर लगा है, मैं एग्जैक्टली और ये वॉल है पूरी, इसकी हाइट h दी गई है और मैं एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ, इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई। इसकी हाइट पूरी कैपिटल H, मैं एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ, मतलब अगर ये पूरा x है तो मैं x/2 पे खड़ा हूँ। कम से कम सामने मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, सो दैट मैं ये देखूँ, मैं अपने आप को देखना ही नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द वॉल का इमेज इन द मिरर। इमेजिन हो रहा है, सेटअप इमेजिन हो रहा है ना, घर पे यार इमेजिन किया ही होगा यार, पीछे वाली चीज़ दिख रही है ना। हमने कभी ये बस ऑब्जर्व नहीं करा है कि हमें पूरा देखना है, क्योंकि हम अपने में इतने ज़्यादा वो रहते हैं, है ना, ठीक है। सो आइडिया है कि इसमें, इस केस में क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मैं बीच में खड़ा हूँ, एक चीज़, ठीक है। आंसर ऑब्वियसली विल बी इन टर्म्स ऑफ एच, मतलब
अब तो अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब तुम दिमाग लगाओ क्या है आगे। बोल मैं लिख के लिख के सब लोग छोड़ देंगे जैसे ही तूने आंसर बोला। नो अच्छा प्लीज़ हिंट फिर से, हिंट कुछ नहीं है, यही सेम चीज़ को रिपीट करना है यार। तब तो मेरे पास मैं डायग्राम ही है और बनाने का। ये देखो हमेशा जब भी कुछ कहानी होगी क्रिटिकल पॉइंट देखना है, एक एंड पॉइंट ऑफ द वॉल ऊपर वाला देखना है, एक एंड पॉइंट ऑफ द वॉल नीचे वाला देखना है। अगर वो दोनों रेज को ये इंसान देख पा रहा है तो बाकी बीच में तो देख ही पाएगा। बोल लिख के ले। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पर क्योंकि नहीं गिवन है, हो सकता है नहीं कर रही हो, वही बोलो कि ये एक थॉट आता है सर पर्सन की हाइट डिपेंड करती है कि नहीं करती है, क्योंकि नहीं गिवन है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं कर रही होगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये गिवन है, यस यस दिस इज गिवन दैट ये एग्जैक्टली बीच में है, ये प्रॉब्लम में मेंशन है। हाँ अगर ये x है ये गिवन है, तो घर पे करके देख लेना तू आज, ठीक है। अब कुछ नहीं है यार। अच्छा नहीं ये तो अब नो नो ये वो तुक्के मारने वाली कहानी नहीं ना, तो और हो सकता है दो ऑप्शन हो उसमें, मतलब हर बार एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट से रे भेजो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, उसको इमेज इस एंड की भी अपनी आंख पे देखनी है, बट इमेज कहाँ से आ रही है, रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से जाएगी टकराएगी और इसकी आंख में जाएगी, यहाँ से रे आएगी टकराएगी और उसकी आंख पे जाएगी, यही लॉजिक है। और वो जो एंड पॉइंट है वही हमारी हाइट ऑफ द मिरर है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम बस इतना बनाओ कि तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, जैसे ही वो दिख जाएगा उतने में काम हो जाएगा। उतना नीटली डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा रे ऑप्टिक्स में। no. देख h/2 कब आ रहा था, जब वो खुद को देख रहा था, है ना, कि वो पूरी अपनी इमेज मिरर में देख। ये तो मैंने बहुत एक्सटेंडेड मिरर बनाया है ना, ऑब्वियसली इसका एक सर्टेन सेक्शन हमें चाहिए। दो रे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड पॉइंट ऑफ द वॉल को एक रे को भेजो, मिरर से टकराओ और उसकी आंख पे भेजो। क्या सेम रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रे। यार प्रैक्टिकली अगर तुम देखो मैंने लॉ और पढ़ा ही नहीं है, आई इज इक्वल टू आर ही तो पढ़ा है, और वो एंगल कहाँ से, नॉर्मल से है। आया दिखाया नहीं आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक और लास्ट हिंट दे रहा हूँ। दो तरीके हैं, यहाँ से रे भेजो इसकी आंख पे भेज दो, यहाँ से रे भेजो इसकी आंख पे भेज दो, एंगल सेम रखना है। दूसरा तरीका है तुम इसकी इमेज बनाओ, इमेज तो बनेगी चाहे मिरर कितना छोटू भी हो, उस पूरी वॉल की इमेज इस पे इधर बनेगी, उसके एंड पॉइंट ऑफ द इमेज को सीधे सीधे आंख पे भेज दो, जितना मिरर कट कर रहा होगा वो दो लाइन के, दैट इज द आंसर। फिर तुम्हें ये खेलना है कि यार कौन सी डिस्टेंस कितनी है। अरे जितना इतना देर स्केल हाँ यस, बट ये तुक्का मारा है या दिखा, कॉपी दिखा, बट इसमें दिख नहीं रहा है, तूने आंसर सही बोला बट इसमें दिख नहीं रहा है कि तेरा आंसर वो कैसे आया।
अब आंसर सही है बट लेकिन नहीं, ये गलत है। हाँ, नहीं मेरे को ऐसा ये भी तुम्हारी फीलिंग बोल रही है, आंसर सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उसमें दिख नहीं रहा है। मुझे ट्राई करना है। नहीं, ज्ञान, कृपया ज्ञान बांटने के पहले अपना खत्म कर लें। ओके चलो मैं बता रहा हूँ। अच्छा इतना तो पहला, वे यहाँ से जाएगी, टकराएगी और सेम होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। मेन कहानी तो वो है कि यहाँ से रे गई, टकराई। अच्छा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल एंगल अप्रॉक्सीमेटली भी सेम दिख रहा होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ से रे जाएगी कुछ इधर, और मैं भी एरो बना रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। फिर से नॉट नेसेसरली कि तुम्हारे एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनने चाहिए, हो सकता है। अबे दो रे और बना देते उसी से, छोड़ो। ना यहाँ से रे गई, इसकी आंख पे आई, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर। यहाँ से रे गई, आंख पे आई, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर। पक्का? अब हमें बस उतना ही खेलना है। तो हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी रिक्वायर्ड है? यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है। अब यार कुछ कुछ खेलना स्टार्ट करो, क्या क्या कर सकते हैं सोचो। अगर मैं इसको, ये x ले लिया है, इसको मैं y ले रहा हूँ, हाँ अब सही है, वेरी गुड, कूल। इसको मैं y ले रहा हूँ, समझना ध्यान से। कैन यू सी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है, पक्का? अगर क्या करा जाए, इस जगह पे इसको थीटा बोल रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 2x। ये x है, ये x है, नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन ये पूरा, तो y अपॉन 2x चलेगा। यार एक चीज और करनी पड़ेगी, हमने y इसको लिया है, तो ये कितना होगा? अच्छा हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं, हमें ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऊपर वाले ट्रायंगल से y अपॉन 2x से tan थीटा हुआ। क्या हम ये बोल सकते हैं ये वाले नीचे वाले ट्रायंगल में, इसको मैं बोल रहा हूँ y डैश, तो tan थीटा इस ट्रायंगल से y डैश अपॉन x के बराबर होगा, ये चलेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं y डैश की वैल्यू आ गई अपने पास y बाई 2, चलेगा। y डैश की वैल्यू आ गई y बाई 2। इस पूरी लेंथ को मैं बोल रहा हूं, इसको भी आगे बढ़ा रहा हूं। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल को बोल रहा हूं थीटा डबल डैश, तो ये भी थीटा डबल डैश चलेगा। यहां पर ये वाले नीचे वाले ट्रायंगल में tan थीटा डबल डैश इज इक्वल टू, इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं z, tan थीटा डबल डैश इज इक्वल टू आएगा z अपॉन 2x, और इस ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा डबल डैश क्या आएगा? दिस अपॉन x। तो क्या हम यहां से भी बोल सकते हैं z डैश, ये आ रहा है दिस, जितनी लेंथ, अरे एक्चुअली ये नहीं, ये लिखना था, एक ही बात है, इसको लिखना था z डैश। अरे यार ये डायग्राम के रिस्पेक्ट में ये वाले ट्रायंगल से हमने पहले ये वाले ट्रायंगल से दिस अपॉन 2x लिखा, और फिर ये वाले ट्रायंगल से दिस अपॉन ये लिखा, ये सही है, पक्का? तो अब हमारे पास जो मिरर की लेंथ है वो ये वाली है, ये मिरर की जो लेंथ आ रही है ये कितनी आ रही है? y डैश प्लस z डैश, ये आ रही है। ये तो बाई 2 नहीं, सही है ना, ये आ रही है। ये हमारे पास आ रहा है y प्लस जेड बाई 2, ये सही है। अब देखो ध्यान से, ये y हमने ये क्या लिया है, ये भी तो लिखना था, ओके।
ये वाई डैश, तो ये वाई डैश, ये जेड डैश, तो ज़्यादा ही कुछ मैंने ही मैथ्स अजीब सी कर दी। समझ में आ रहा है यहाँ तक सही है? तो हमारे पास देखो ध्यान से, ये टोटल एच कितना है, ये टोटल एच जो है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वाई प्लस जेड प्लस वाई डैश प्लस ये है, और ये एच के बराबर है इस पूरी चीज़ की वैल्यू, इस पूरी चीज़ की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हाँ यहाँ से लिख लो ना, y प्लस जेड की जगह लिख सकता हूँ ये ट्वाइस ऑफ वाई डैश प्लस, आ गया ना, राइट, सही है। तो y डैश प्लस z डैश इज इक्वल टू आ गया h/3। दिस इज व्हाट द मिरर का लेंथ विच इज रिक्वायर्ड। अच्छा एक आध मैंने ट्रायंगल एक्स्ट्रा ही ले लिया है, बट ठीक है, समझो समझो समझो, ये थोड़ा बेटर ट्रायंगल ले सकते थे बट ज़्यादा ही वेरिएबल ले लिए। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या किया है? पर्सन के हाइट से इंडिपेंडेंट है, इसका हाइट एकदम छोटा मान सकते हैं पर्सन, तो उसको रिफ्लेक्ट करना एकदम छोटा भी वो तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ तो हाइट हो, मतलब हाँ आई रख दो, यहाँ रख दो आई, तो भी यही होगा। एकदम फ्लोर पे यहाँ पे आई है, रे कैसे टकराएगी, नीचे वाली रे कैसे जाएगी? अगर तुम यहाँ पर बोल रहे हो वॉल है और यहीं पे इंसान की आँख है, तो मिरर से टकरा के आँख पे जानी तो चाहिए। अगर तुम हल्का सा भी ऊपर रखोगे देन इज द सिमिलर कहानी। तुमने जैसे ही बोला यहाँ पर है, इवेंचुअली यही तो हो रहा है, ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, मिरर पे टकरा रही है और इंसान की आँख पे जा रही है। तुम ये बोलो कि जो वॉल का लोएस्ट पॉइंट है और इंसान की आँख एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो यहाँ से रे जानी चाहिए और इंसान की आँख पे टकरानी भी तो चाहिए। तो वही तो वो अज्यूम कैसे होगा, वो भेजना तो तुम्हें पड़ेगा ही ना। तो मैथमेटिकली आ जाएगा, मैथमेटिकली तो आ जाएगा। तुम हल्का सा ऊपर रखो, इसी चीज़ को तुम बहुत छोटू कर दो, हल्का सा ऊपर रखो, रे गई मिरर पे टकराई और आँख पे चली गई। तुमने जैसे ही 180 डिग्री बोला, अब तो वो रे को भेजोगे कैसे? मैथमेटिकली आएगा। तुम उसकी इमेज को यही मान लो और ऊपर वाले की कर लो तो भी आएगा, h/3 आएगा, मैथमेटिकली तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ कर सकते हो काम, हाँ हाँ बिल्कुल, और आएगा भी। प्रैक्टिकली तुम इसको ज़ीरो बोल रहे हो, ये वाली जो चीज़ है ये पूरे को ज़ीरो बोल दे रहे हो, उसकी हाइट पे डिपेंड आएगा वो। हाँ ऊपर वाली रेट टकराओ बीच में, यहाँ से टकराओ और यहाँ पे भेज दो, यहाँ से टकराई और यहाँ पे भेज दो, आ जाएगा आ जाएगा, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या करते? डिस्टेंस लेके करते मतलब मिरर और हाँ पर्सन और मिरर के बीच में डिवाइड, यही किया है हमने, अभी भी यही किया है। ये पूरी डिस्टेंस अगर d बोल रहे हो तुम और ये d/2 बोल रहे हो, वही मैंने x के फॉर्म में लिखा है, x और x, आधा ही तो बोल रहे हो तुम। हाँ हाँ वही किया है मैंने, इसको x लिया है, तुम 2x को d बोल रहे हो इनडायरेक्टली, है ना, वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वैसे भी x तो वेरिएबल है, वो कट ही रहा है। पक्का? तो ये समझ में आ रही है कहानी। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करना क्या है, कोई भी अगर एक इंसान अपनी इमेज देख रहा है तो h/2 है, बट अगर कोई अजीब सी चीज़ें देख रहा है, अजीब सी चीज़ों का हम रिजल्ट नहीं याद करेंगे क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर खड़ा है ना। करना क्या है, रे भेजो उसके आँख पे, दूसरे एंड पॉइंट से भेजो उसके आँख पे, और वही वाली कहानी रिपीट करनी है। सही है? पक्का? बढ़े आगे। नाउ कमिंग टू मल्टीपल, अगर मिरर रखे हुए हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं, क्या बनती हैं। बढ़े आगे, है ना। सबने यार थोड़ा सा ये टाइम पास ऑब्जर्व करा होगा यार, अगर सलोन में बैठे हो, जब आगे भी मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है, किसी ने साइड से देखा ही होगा, साइड से देखा कितनी इमेजेस दिखती हैं, इन्फिनिटी इमेज दिखती हैं। क्या थोड़ा सा फील समझ में आता है? मतलब साइड, क्योंकि तुम जो सामने देख रहे हो, अगर एक के पीछे अगर मेरी इमेज सेम, क्योंकि सेम साइज की इमेज बन रही है तो दिखती नहीं है, बट हल्का सा टेढ़ा देखोगे, हाँ क्या होता है, रे टकराती जाती है। सो बेसिक फंडामेंटल इज इनफाइनाइट इमेज क्यों दिख रही है यार। देखो कई बार तुमने ये नोटिस करा है कि अगर मिरर बहुत साफ है, बहुत साफ, बिल्कुल ही क्लीन है और मुझे एजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स अ डिसेंटली लार्ज मिरर। लार्ज मिरर का मतलब ये मेरे पेरिफेरल विजन में ये नहीं आ रहा है कि एंड पॉइंट कहाँ है ना। तो अगर कोई इंसान कहीं साइड से आ रहा होता है और सच में उसकी जो इमेज बन रही होती है, हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो इमेज देख रहे हो तुम या ऑब्जेक्ट देख रहे हो। कभी करा है नोटिस? अगर ग्लास भी बहुत साफ होता है, कई बार टकराए हो, है ना। फंडामेंटल कहानी क्या है कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए इससे यहाँ पे आई रे, टकराई और मेरी आँख पे आई, तो मुझे ऑब्जेक्ट का फील आ रहा है ना।
अगर यहाँ पर मिरर लगा है, सॉरी ग्लास लगा है, पहले तो ग्लास बिल्कुल ही कोई बिल्कुल ही गंदा नहीं है ग्लास, रे आई, अगर वो टकरा के निकल ली, उसमें कुछ भी अगर पार्टिकल ऐसे नहीं है जिसकी वजह से डिफ्यूजन मतलब टकरा के मेरे पास आ रही है, तो कहने से रे निकल ली, मुझे उसका फील ही नहीं आएगा, इसीलिए जब वो बिल्कुल क्लियर होता है तो नहीं हो रहा है। सेम चीज़ हो रही है मिरर के केस में। अगर मिरर बिल्कुल ही स्मूथ मिरर है, बिल्कुल ही अच्छा और बहुत बड़ा है, मुझे एजेस नहीं दिख रहे हैं और मुझे पता नहीं है, तो जब तुम इमेज देखते हो किसी चीज़ की तो तुम ये फील ही नहीं कर पाओगे कि वो इमेज देख रहे हो या एक्चुअल ऑब्जेक्ट देख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि एज सून एज यू सी द इमेज, है ना, तुम्हारे लिए वो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए वही रखा है, तुम रियलिटी में हो सकता है ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पा रहे हो, तुम केवल अगर उसकी इमेज देख रहे हो तुम्हारे लिए वही है। तो जब मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं, जब एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और फिर से ये उससे टकराती है, दैट इमेज एग्जैक्टली बिहेव लाइक अ फ्रेश ऑब्जेक्ट। फील समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब तुम सलोन, घरों में तो ये नहीं होता है कि आमने सामने मिरर लगे हो, तो सलोन में जब तुम चेयर पे बैठे हो, अगर तुमने, तो अब आइडिया समझना कि क्या है। अगर एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक ऑब्जेक्ट कहीं एसिमेट्रिकल रख रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। सबसे पहले अगर ये नहीं होता, ठीक है, अभी मैं नंबर के टर्म्स में आ रहा हूँ, सपोज ये x है और ये y है, दो प्लेन मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर रखा है x डिस्टेंस पे, दूसरा मिरर रखा है। अगर ये नहीं होता, कहना ऐसे इज्जत से इसकी इमेज बनती यार, I1 लिख रहा हूँ उसको, कहना ऐसे x पे बनती। अगर ये नहीं होता, इज्जत से जो हमने अभी पढ़ा है, अब रे डायग्राम अभी नहीं बना रहा हूँ, ये होती पक्का। बट ये बनती कैसे, ये इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हम, अच्छा मैं पहली वाली रे, तो जो दो रे हमें चाहिए हमेशा एक इमेज बनाने के लिए, पहली रे तो हमेशा सुंदर सी है, सीधे फेंक दो, ऐसे फेंको, ऐसे लौटेगी। एक और कोई रे भेज दो जस्ट समझाने के लिए। तो अगर मैंने कुछ एक रे भेजी, कहना ऐसे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे निकल ली, ये जो रे लौट रही है और जो ये रे है, ये डाइवर्जेंट रे है, आगे जीवन में कभी नहीं मिलेंगी, कहना ऐसे, इसीलिए हमने बोला वो पीछे बना कर बन रही, इसीलिए वो वर्चुअल इमेज बन रही, ये होगा। अब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है, जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख पा रहा है, उसके लिए तो रे यहीं से आ रही है ना, इसीलिए उसको इमेज दिख रही है। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है ना, तो उसको इमेज जब दिख रही है तो उसको ऐसा लग रहा है दैट दीज रेज, यहाँ पर अगर इंसान की आंख है तो उसको, और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लगा रखा है कि वो ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पा रहा है, वो इमेज को देख रहा है, तो उसके लिए तो यही है ना कि भाई मेरे लिए तो रेज यहाँ पर आ रही हैं पक्का, इसीलिए वो उस इमेज को देख रहा है। ये समझ में आ रहा है? जैसे ये कार्यक्रम हुआ, अब ये इमेज रे आ रही है, कहना है वो इस पे टकराएगी, समझ ना। अब इस पे जब टकरा रही है, इस मिरर को ऐसा लग रहा है भाई मेरे को तो लग रहा है यहाँ से रे आ रही है, तो उसका इमेज ये आई, टकराई, और ऐसी एक रे नहीं है, इनफाइनाइट रेज है ना, तो एक और रे भेज दो, कहने से वो भी टकराएगी, फिर से वो आगे बढ़ाओगे तो वो आगे डाइवर्ज हो रही है, उसको पीछे करेंगे तो फिर से एक इमेज यहाँ बनेगी, कहना से ये कार्यक्रम जीवन भर चलेगा, कहना से ये कंटिन्यूसली होगा। एंड ये मैंने दूर बनाया है, डोंट थिंक कि अरे सर मिरर खत्म हो गया, समझना ध्यान से कि क्या हो रहा है। ये रे बिल्कुल ही यहाँ पे भी जा सकती है ना, दो ही रे तो चाहिए, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस होगा, दो पैरेलल मिरर हैं, अगर उसको जगह मिल रही है टकराने की, तो कहने से ये कार्यक्रम कंटिन्यूसली होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फील समझना थोड़ा। तो जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज है, अगर वो किसी मिरर के सामने है, तो वो इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। जैसे वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, जो कार्यक्रम हम वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कार्यक्रम कर रहे थे, वो सेम रिपीटिशन में चलता चला जाएगा। थोड़ा सा फील समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा नंबर के टर्म से समझा रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट ये कार्यक्रम लेफ्ट में भी होगा। यहाँ से जो पहली इमेज बनी वो वाई पे बन गई, अब वो कैसे बनी होगी, यहाँ गई रे, इधर गई, ये वाई पे बन गई, अब ये रे भाई इधर पे भी तो टकरा रही है, तो इस मिरर को क्या लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उससे रे आई है, फिर से वो टकरा के जाएगा, तो जो ये डिस्टेंस है x प्लस वाई उतने पे एक और इमेज बनेगी। कहने से ये कंटिन्यूसली कार्यक्रम चलता रहेगा। हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझना कि फाइंड द थर्ड क्लोज, अब इनफाइनाइट इमेज है तो अभी ये तो पूछा नहीं जाएगा कितनी नंबर ऑफ इमेज बन रही है, उसमें सवाल ऐसे पूछाते हैं फाइंड द थर्ड क्लोजेस्ट इमेज फ्रॉम द मिरर, आगे राइट वाला, फाइंड द फिफ्थ क्लोजेस्ट इमेज फ्रॉम लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड में। इस टाइप के प्रॉब्लम है, ये समझ में आ रहा है? तो पहले अब एक बार डेटा समझना। अब रे डायग्राम यार देखो बहुत गंदगी हो जाएगी अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो, बट आइडिया समझ में आ गया क्या हो रहा है कार्यक्रम, श्योर। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा नंबर के टर्म से समझा रहा हूँ कि क्या करना है, या तुम ही बताते जाना। एक मिरर
दूसरा मिरर कितनी ले ले डिस्टेंस, कुछ एक लेते हैं सो दैट बहुत गंदगी ना हो। 30 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, सिमेट्रिकल नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन होगा, समझाने के लिए इससे 10 पे रख रहा हूँ और इससे 20 पे, ठीक है। इसको मिरर 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मिरर 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पहली इमेज मिरर 1 मिरर 2, पहली इमेज अगर जो इससे रे डायरेक्टली टकरा रही है, कहने से वो कितना आगे बनेगी, इसमें तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है, ठीक है। यार एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमेज समझाने के लिए एक बार दिखा रहा हूँ। इधर वाले सारे नंबर को 1 2 3 4 नहीं 1 उसको लिख दिया है, हाँ कुछ और इवन कुछ एक सिंबल लिख दो जो भी है। इसको डैश, इसको नॉर्मल लिखते रहो, इधर वालों को डैश लिखता जाऊंगा, ठीक है। ये आई कहने से 10 पे बनेगा, जो इमेज इससे डायरेक्टली बन रही है उसको डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं फिर डैश कैसे लिखूंगा, कुछ और सिंबल बताओ ना जल्दी यार। ओके जो भी ठीक है, बड़ा कहने से ये 20 बनेगी, तो लिखते हैं 1 मिनट। अब ये इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। जो इससे इमेज बनी है पहले वाले से, ये सेकंड वाले के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 20 प्लस 10 प्लस 10 है ना, तो 20 प्लस 10 प्लस 10 40। तो कहना है वो अपने से 40 पीछे बनेगी। तो सेकंड वाले से जो इमेज बन रही है एक और पीछे की तरफ, कहना है वो 40 पे बन रही है, पक्का। इससे जो इमेज बनी है 20 पर, ये इमेज इस मिरर के लिए कहना है कितनी दूरी पर है, 20 प्लस, यार 1 मिनट बनाते भी जाना है। सेकंड वाली जो इमेज यहाँ पे बन रही है कितने पे बन रही थी, सॉरी नहीं इधर से कितने पे आई थी, 40, ये 40 पे आई थी। अब ये जो इमेज बनी थी इससे डायरेक्टली, ये वाली, ये इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। वो कितनी दूरी पर है, 20 प्लस 20 प्लस 10 50। तो इससे 50 पे बनेगी। फर्स्ट वाले से अगली वाली बन रही है 50 पे। ये समझ में आ रहा है यार, समझ रहे हो। तो अब ये आगे फिर से सेम कार्यक्रम चलता रहेगा, ये जीवन भर चलता रहेगा। ये समझ में आ रहा है। सबसे अच्छा तरीका क्या है अब इसका, अब ये हम बार बार ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गणित गलती हो जाएगी, है ना, कि यहाँ से कितना हुआ फिर कितना हुआ। इंटरेस्टिंग तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, डायरेक्टली वाली तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। इससे जो डायरेक्टली इमेज बनी वो तो तुमने फट से लिख दी, इससे जो तुमने डायरेक्टली बनी वो तुमने लिख दी। जो मिरर के बीच की डिस्टेंस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाओ। समझना ध्यान से, इसको 10, मिरर के बीच की डिस्टेंस है 30, 10 में यहाँ पर 30 जोड़ो, 20 में यहाँ 30 जोड़ो, सही है। अगली वाली इमेज जो सेकंड से जो उधर बनने वाली है, इसमें 30 जोड़ो। समझ में आ रहा है कार्यक्रम क्या कर रहा हूं। समझ में आ रही कहानी। तो करना क्या है, जब हमारे पास प्लेन मिरर है, अगर सामने सामने रखे हुए हैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे, पहले वाला जो डायरेक्टली बन रही है वो लिखो, क्रॉस में डिस्टेंस बिटवीन द मिरर निकालते चले जाओ। श्योर, पक्का समझ में आ रहा है। तो हमसे प्रॉब्लम प्लेन मिरर का नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछा जाता है। अब हमसे बोलेंगे फाइंड द थर्ड क्लोजेस्ट इमेज फ्रॉम द सेकेंड मिरर, तो वो आंसर होगा 80। फाइंड द फोर्थ क्लोजेस्ट 110 फ्रॉम द लेफ्ट। पक्का क्लियर और समझ में आ रही कहानी। राइट डाउन जल्दी से। अब यार तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि ये क्रॉस करना है, या फिर डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। लास्ट वार्निंग है दोनों की, दोनों की। हल्का सा मुंह खुला दोनों बाहर भाग फेंक दूंगा मैं। क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा, खड़े 1 मिनट जरा, क्या तकलीफ है, क्या है। हर बार गाली खाने की आदत है क्या भाई साहब। तेरे को क्या तकलीफ है, इसको तो अब निकलना ही है। तुम्हारी क्या तकलीफ है, जल्दी बोल। पिछली बार तेरे को बोला है ना शायद मैंने कुछ, मत बताओ मुझे, मुझे याद रहती चीज़ें ये वाली। बोला है कि नहीं, फिर क्या दिक्कत है। सर आज तो नहीं बोला ना, हर बार आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे गाली देना। प्लीज़ यार मत करो हरकतें, एक चीज़ तो सीख लो कम से कम। सर ये सब थोड़ा करने आए हैं। पता नहीं कितने लोग बचने वाले हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है इस बैच में। कितने लोग बचेंगे, कुछ आइडिया। नंबर ही मंगवा ले क्या, मैं ही कर दूँ ये काम। एक आध बार कुछ लोगों का पीटीएम ही लेना चाहता हूँ मैं। माँ बाप को सच्चाई तो बताई जाए।
ले ले। हाँ, टॉपिक का नाम भी चाहिए तेरे को? बता दो कोई यार जिसकी थोड़ी अंग्रेजी अच्छी हो, टॉपिक का नाम। हाँ, अबे टॉपिक का नाम सुनाओ कुछ और। अबे डिस्टेंस नहीं, अबे कुछ भी लिख ले यार। डिस्टेंस नहीं, नॉट जो डिस्टेंसेस लिखा है वो मिरर के रिस्पेक्ट में लिखा है। यस 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 यस। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो, यस यस। और ये प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। ये जो मैंने डिस्टेंसेस लिखे हैं ये मिरर के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। अगर बोला गया फाइंड द सेकंड क्लोजेस्ट इमेज फ्रॉम मिरर टू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, 10 और ऐड करना पड़ेगा प्लीज। हाँ, ये तो फिर है, ये सारी डिस्टेंसेस जो लिखी हैं ये मिरर के रिस्पेक्ट में है। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू, ये डिस्टेंस फ्रॉम मिरर 1 है। यस, अगर ऑब्जेक्ट से पूछा गया है तो मिरर 2 में 20 ऐड करना पड़ेगा, मिरर 1 में 10 ऐड करना पड़ेगा। यस, और ये है पैरेलल वाला। अगला वाला जो केस है वो हम एंगल पे आना चाहते हैं, बट हाँ ये पैरेलल वाला है। तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफिनिट, ये भी लिख सकते हो। इमेजेस सही है। तो आइडिया क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना फॉर द नेक्स्ट जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी जगह बन रही है जो कि फिर से मिरर के सामने है, किसी और मिरर के सामने है, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। समझना क्या अजीब सी चीज़ बोली। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, देख इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ है तो ये मिरर तो बेकार हो गया ना, इसके पीछे ऑब्जेक्ट को पीछे रख दोगे मिरर के तो उसका सेंस नहीं है। बट इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अभी भी इस मिरर के सामने है, देन ये इमेज विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। बहुत इमेज ऑब्जेक्ट बोल दिया आपने, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बिकॉज ऑफ समथिंग जो बनी वो अगर किसी और मिरर के लिए सामने है, then that image will behave exactly like an object। इस मिरर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या किसी इमेज को मैं ट्रीट कर रहा हूं। तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे तुम ऑब्जेक्ट के लिए डील कर रहे थे किसी भी मिरर में, है ना, तो उसको तुम यहाँ पे वापस से एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन डील विद इट। आ रहा है क्या समझ में सब कहानी? थोड़ी सी दूं अगला प्रॉब्लम। एक एम्स में एक बार एक प्रॉब्लम पूछा गया था, दो पैरेलल। एम्स में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ना, मतलब एम्स, देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड एम्स, उसका एग्ज़ाम पहले अलग होता था। ओके, दूं। उन्होंने 2 प्लेन मिरर ही दिए थे, ठीक है, बट उन्होंने ऐसा कुछ बनाया था डायग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ, 2 प्लेन मिरर थे और एक ऑब्जेक्ट रखा था, और केवल बस इतना सा पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ऑप्शन जितना मुझे याद है ऐसा कुछ था 1 2 3 इन्फिनिटी, कुछ ऐसे कुछ, या डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लेंथ, कुछ होता। तुम अपने हिसाब से आंसर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, एक मिरर यहाँ है, एक मिरर यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं रखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बोला था। प्लीज़ एक ही मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो है वही कहानी अभी भी जो हमने करा है। तो प्लीज़ ट्राई गिविंग इन वन गो, जो भी तुम्हें लग रहा है, तुम्हें जैसे फील हो रहा है वो बनाने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि तूने डायग्राम गलत बनाया इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बना दे रहा हूँ। मैंने ऐसा बनाया है कुछ डायग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, समझ रही है? तो ये सामने में क्या तकलीफ है कि वो कुछ आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मतलब सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, एक जो मिरर है वो थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला मिरर थोड़ा सा नीचे है। हाँ, ऑब्जेक्ट मिडिल में, यस यस। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। इसको मॉडिफाई करके मैं एक और प्रॉब्लम पूछना चाहता हूँ उसके बाद, बट ये प्रॉब्लम एम्स में पूछा गया था एक बार।
बताओ 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 बताओ। बढ़िया मज़ेदार टाइप के प्रॉब्लम, मतलब चाहो तो मैं एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक और प्रॉब्लम। चाहो तो तुम दोनों आंसर भी साथ में ट्राई कर सकते हो। एक प्रॉब्लम वाला है, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस पूछा गया है, दोनों केसेस में लिख के बता देना जो भी करना। ओके वेरी गुड, ट्राई दिस नाउ। अगर लॉजिकली से वेरी गुड। ये जो 4 लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा आंसर निकालने की, कर लेना खुद से। एक तो पिछली क्लास यार मिस कर देते ना सब गड़बड़ हो जाता है। तूने क्यों मिस करी? आज मतलब पता था चैप्टर नया चालू होने वाला है यार। अभी पिछली बार बोला जब वो ख़त्म हो गया है था तो अब नया ही चालू होगा ना। वो वाले क्लास में उसको मार होता यार वो तो बढ़िया, ज़िंदगी तो बढ़िया चल रही है। दिस इज पहले वाले का दूसरे वाले का? पहले वाले का ना, सही, वेरी गुड। तू भी लिख के लिख के लिख के लिख के मैं देखूंगा नहीं, लिख के सही सही। ट्राई द सेकेंड वन। देखो अगर तुम्हारा पहले वाले लॉजिक अगर आएगा, तुमने सच में अगर खुद से करा है, देन ट्राई द सेकेंड वन। आज पीछे किसी का हाँ, सही है, सही। कुछ से तुक्का मारा है नहीं? कूल यार। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट बता दूँ अब। अभी एक आध लाइन बनाता आ जाता आंसर। ओके, अभी अभी हमने यही बात करी ना भाई, अगर एक मिरर छोटू सा भी मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज तो पक्का बनेगी ना। कहाँ पर? यहाँ पर कहीं। बट वो बनेगी कैसे? रे आएगी, टकराएगी और निकल लेगी। अब यहाँ पे सामने वाली रे नहीं आ रही है, समझना ध्यान से, क्योंकि सामने है ही नहीं वो 90 डिग्री वाली, बट 2 रे तो आ रही है ना। एक ये भेज दो, एक ये भेज दो, ये दोनों पीछे मिल रही होंगी, ये हो रहा होगा। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही होगी। इससे रे जाएगी, टकराएगी और इधर निकल लेगी। ये हमारे पास एक इमेज बनेगी। अब तकलीफ है, पहले क्या हो रहा था, ये टकराई भाई, उसको यहाँ मिरर मिल रहा ना टकराने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रे आई, अब ये निकल गई। यहाँ पे मिरर है ही नहीं जो फिर से टकराए। तो जो इसकी इमेज बन रही है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं बिहेव कर रहा है। अब रियलिटी में करना चाहिए, बट क्योंकि तुमने मिरर ही गायब कर दिया जहाँ पे रे को टकराने का, अगर ये बढ़ा दो, ये रे वापस टकराती, फिर से हो जाती और वो बनता होता, कार्यक्रम चलता रहता। अब वहां पर सामने वाली रे कौन सी जो लिमिटिंग केस में रे है जो सबसे पास जा सकती है, तुम उसको भी भेजोगे बिल्कुल यहाँ, तो भी वो एंगल के हिसाब से तो इधर ही आएगी ना, इसके ऊपर तो चली नहीं जाएगी। सेम चीज यहाँ पे दिक्कत है, आई इधर गई, अब वो वहां पर मिरर ही नहीं है आगे वाला, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो जो मैं अभी स्टेटमेंट बता रहा था बार बार कि ये उसके लिए बिहेव करती है, बट मिरर रे को टकराने की जगह तो मिलनी चाहिए। इसमें मैंने मिरर ही गायब कर दिया, तो उसको बिल्कुल ही ऐसे मत याद रखना सर आपने तो बोला था इमेज है इसके सामने है तो वो इमेज बने ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कब? जब उसको रे को टकराने की जगह भेजोगे। तो इस केस में क्योंकि वो जगह ही नहीं है इसलिए उत्तर आ रहा है 2। समझ में आ रही है कहानी क्या हुई यहाँ पे? इनफिनिट इवन दो दे आर प्लेन मिरर, आंसर इन्फिनिटी नहीं है, बिकॉज द रे विच इज स्ट्राइकिंग, वो उसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रही है। समझना, प्लेन मिरर में ना ये प्लीज कंसेप्चुअली बहुत छोटा है ना, बट अगेन थोड़े से भी अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे तो कुछ तो टाइम पास करेंगे वो। हाँ तो भी नहीं होता, तो भी बिल्कुल ही कट टू कट होता वो, तो भी इन्फिनिटी नहीं होता। हल्का सा भी ऊपर होता तो इन्फिनिटी हो जाता। हाँ तो इसीलिए अगला सवाल दिया था, है ना। एक मिनट, हाँ तो अभी इसने एक चीज बोली, अब सब लोग सुन लो कि सर अगर ये मिरर बिल्कुल ही यहां तक होते, यहां तक, ठीक है, तो हमारा आंसर होता। बट अगर हल्का सा भी तुम ऊपर कर दोगे, हल्का सा, ये हल्का सा इसको इधर कर दोगे, अब इन्फिनिटी हो गया है। क्योंकि वो हम इतना दूर बना रहे हैं, वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कि दिखने में डायग्राम गंदा नहीं लगे। बट अगर हल्का सा भी जगह मिला, उसको थोड़ा सा भी ओवरलैप हुआ, तो अब इन्फिनिटी हो गया। अच्छा एक बार ये ट्राई करो तो तुम्हें थोड़ा सा एक बार आंसर लिख के बताना प्लीज। मैं ये उंगलियां मत दिखाना है, ठीक है प्लीज। सब लोग लिख के फिर सुनाई क्यों नहीं देता जब बोल रहा हूँ? नहीं सर अब तो हमने, वेरी गुड, नो कहा है? नहीं सॉरी मैंने तेरा नहीं देखा, नो। हिंट इज ट्राई टू मेक, एक दो इधर उधर रे बनाओ ना,
थोड़ा सा बनाओगे यू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है। नो अब ये क्यों बना रही है ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि देख बना तो एक बना दी इससे, अब यहाँ पे ऐसा पैरेलल रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे क्या मिल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली बनाएगी ना तो वो भी समझ में। यार बताऊँ क्या, हाँ कितना नहीं समझ में आया। हाँ सही है, बताओ कैसे एक्सप्लेन करेगा। नहीं एक्सप्लेन करो एक बार, ऐसे ऐसे करके सर, जहाँ पे आप देख लो, जहाँ पे मेरा हाथ रुक जाए आप इमेजिन कर लो। हाँ हाँ बता यार, वेरी गुड है। एक तो इसके सामने तो बहुत है, पक्का ही बनेगा है ना, तो इससे जो डायरेक्ट इमेज बन रहा है वो तो बन ही रहा है। हाँ वेरी गुड, समझना ध्यान से, ये इमेज नीचे से भी बन सकता था बट ये ऊपर से भी बन रहा है, मतलब रे इधर गई टकराई तो इससे भी तो बन सकता है ये। तो ये इमेज क्योंकि रे इसका ऐसा वाला हाफ एग्जिस्ट कर रहा है जिससे रे टकरा के उधर पे जा सकती है, देन ये इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो व्हाटएवर बी दिस डिस्टेंस वो हमारी अभी भी एक और I2 बन जाएगी। तो दो इमेज तो ये हो गई, फिर क्या, तो एक डायरेक्टली जो इससे बन रही है वो तो बनेगी कि ये डिस्टेंस जितनी है वो तो बनेगी। तो यार इसके बाद और नहीं बनेंगी, क्यों, क्योंकि वो ऊपर निकल ली। देखो ध्यान से, तुमने जैसे ही बनाया आप समझ में आ गया, थैंक यू वेरी गुड यार। ओके अब ये गई, अब ये टकरा के फिर इससे नहीं टकरा पा रही है, यहां से टकरा के इस पे जा पा रही है बट इसके बाद टकरा के नहीं हो रहा है। सोचो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार प्लेन मिरर में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, वो इसी टाइप के ही होंगे। बढ़े आगे, आई एंगल पे श्योर। अब ये सारी कहानी थी प्लेन की। नाउ वी आर कीपिंग टू मिरर्स एट एन सर्टेन एंगल। डन। हाँ पूछ। दो मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है x, y पे, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री एंड एक कोई रैंडम ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्वियसली कहीं यहाँ पर, क्योंकि इधर कहीं पे रखोगे तो उसका सेंस नहीं है, ऑब्वियसली पीछे नहीं रखना है, यहाँ पे कहीं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज इमेजेस। हमें बोला गया है, अच्छा मुझसे पूछ ले जल्दी से, कुछ है डाउट है? नहीं, क्लियर हो गया। ओके क्विकली, टू मिरर्स, समझो। Two mirrors are placed at an angle 90 degree. Object is placed at x, y. Find number of images and their coordinates. And their coordinates बोला है, मतलब पक्का इन्फाइनाइट तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि इन्फिनिटी तो नहीं लिखोगे। वो लिख के मैं नहीं देख रहा। अबे लिखो ना, क्या आलस है, और कोऑर्डिनेट तो लिखने पड़ेंगे ना तुम्हें। भावना सही है। तो दो बनेंगी। ओके यार देख, इसमें क्या होता है ना नॉर्मली, अच्छा दो तो सबको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा यार फॉर श्योर। ये अगर मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, इससे डायरेक्टली इमेज तो बनानी ही है फॉर श्योर। इससे डायरेक्टली जो इमेज बनेगी क्या ना, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो वेरी आसान। जो ये है उतना ही नीचे बनेगी, तो x तो पॉजिटिव ही है और जितना ये y है क्या ना, ऐसे माइनस y हो जाएगा। जो प्राइमरली जितने लोगों ने मुझे आंसर दिखाया उन लोगों ने ये दो तो लिखा ही है। यहाँ से ये बनी, इस मिरर से जो पीछे बनेगी, अच्छा सुनना, ये तो समझ लो, इस मिरर से ये वाली जो बनेगी कहने से एग्जैक्टली यहाँ बनेगी, जिसका y सेम होगा और x कहने से जितना ही आगे उतना ही पीछे हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा तो क्या जो लोग रे डायग्राम बनाना चाह रहे हैं इट इज गुड, बट एक बार थोड़ा सा फील समझना है कि क्या हो रहा है। अब हमने अभी क्या बोला कि कोई भी इमेज अगर किसी भी मिरर के सामने है तो इट विल बिहेव लाइक एन। अभी ये इमेज कैसे बनी है, इससे डायरेक्टली कोई भी इमेज अगर किसी और मिरर के सामने है जिससे रे टकराने की पॉसिबिलिटी है, देन दैट इमेज विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। और फिर तुम उसको फिर से सेम चीज रिपीट कर दो। ये इमेज कैसे बनी होगी, दो तरीके, या तो एक इधर देखो, सामने वाली रे तो भेजी थी, वो वापस लौट गई, उसको बना ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है।
अगर इधर भेजी तो वो इधर निकल ली, वो तो बेकार हो गई। बट ऐसा भी तो हो सकता है ये गई हो, इधर जा रही हो और ये बनाओ, तो कहना है इसे ये ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बन रही है उसके बाद इस मिरर से टकरा रही है, मतलब दिस इमेज फॉर श्योर विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो इस मिरर को हवा में बढ़ाओ, जैसे ही तुम उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तुम उसको सच में ऑब्जेक्ट सोचो, उसको इमेज सोचो ही मत। ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है तो कहाँ पे बनेगी इमेज, जितनी डिस्टेंस है उतना ही पीछे बना दो, जितनी डिस्टेंस ये है x है उतना ही पीछे बनाओगे, तो कहने से जो इमेज तीसरी बन रही है वो बनेगी -x और y कहने से सेम रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो यही काम तुम बोल सकते हो सर एक चौथा भी होगा। अभी हमने अच्छा इसके बाद ये रे निकल ली, इसके बाद तो उधर निकल ली, भूल जाओ उसको। तो जो ये इमेज बनी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, उसके बाद वो रे निकल ली। अब इसकी बात करते हैं। इसने जो डायरेक्टली इमेज बनाई I2 वो बनी, वो कैसे बनी होगी, यहाँ से रे गई होगी इधर, वो भूल जाओ, बट वो रे यहाँ से इस पे भी तो टकराई होगी। तो दिस इमेज विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। फिर से तो हमारे पास आइडियली 4 बननी चाहिए, बट ध्यान से देखो ये -x, y है इसकी, और ये मिरर होता परपेंडिकुलर डालते, जितनी डिस्टेंस है उतने पे ये बनती, ये y है उतने पे। सो समहाउ दिस इमेज इज कोइंसाइडिंग। आइडियली 4 बन सकती थी, बट ये 90 डिग्री के चक्कर में कहना है जो तीसरी इमेज है, एक डायरेक्ट जो ये वाली इमेज है, मतलब इस इमेज इस ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसकी वजह से जो इमेज बन रही है, या इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसकी वजह से जो इमेज बन रही है, कहना है उसके कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो कहना है ये इमेज काइंड ऑफ कोइंसाइड कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कहना है 3 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? अभी ये हमारा एंगल था 90 डिग्री, अभी एंगल कुछ भी हो सकता है। वेट, अभी जल्दी मत करना, सुनना ध्यान से। तो कहना है अगर मेरे पास 2 मिरर जो कि 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं, उनकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेगी, कहना है वो 3 बनेगी। एंड नो मैटर व्हाट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसीलिए अगर मैं x, लेता तो मैं बोलता है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया है। अगर मैंने x, y लिया है तो मतलब इट इज प्लेस्ड नॉट सिमेट्रिकली, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे नहीं रखा है। तो कहने से कुछ भी हो जाए, अगर मेरे पास 90 डिग्री पे 2 मिरर रखे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 3। ये समझ में आ रहा है? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, समझना। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम हर बार, मैं लिखा दूंगा, पहले सुन लो, 360/θ निकालेंगे, ठीक है? 360/θ, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट एंगल बिटवीन द मिरर। इस केस में 360/θ कितना है, 90, तो 4। अगर वो नंबर इवन आता है, इवन, ठीक है, इफ n इज, अगर वो नंबर इवन आ रहा है, हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। अभी रुक जाओ, मैं तमीज से लिखाऊंगा, पहले सुन लो एक बार। मतलब हर बार अगर मेरे पास 2 मिरर दिए गए हैं, अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है किसी भी जगह पर, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1 प्रोवाइडेड 360/θ इज कमिंग आउट टू बी एन इंटीजर। मतलब अगर इन 2 मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री होता, 60 डिग्री होता। अब हम ये सब कार्यक्रम नहीं करते, ठीक है, हम सीधे सीधे बोल देते कि नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ निकालते, तो आता अपने पास 6 -1 करते 5। और वो -1 करने का लॉजिक है कि वो इमेज कोइंसाइड कर रही होती है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? पक्का? दूसरी एक और चीज़ धीरे धीरे ऑब्जर्व करते जाओ। जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर है, उससे क्या बोल रहा था, ध्यान में चला गया। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑल द इमेजेस from the cross section point will always be the same. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस √x² plus y² है। सारी डिस्टेंस will always lie in a circle where cross section point of the mirror will behave like a center. अभी ऑब्जर्वेशन, इसका यूज केस बता रहा हूँ, धीरे धीरे आऊंगा उस पर। ऑब्जर्व करते हो बस केवल, जो इमेज है, जितनी भी इमेजेस बन रही हैं, उस ऑब्जेक्ट की वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर को सेंटर मानो, सर्कल बनाओ, सारी इमेजेस, एवरी इमेज है, ये किसी भी रैंडम केस की बात कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली 90 डिग्री। अगर ये है तो जो ये 6 इमेज, यहाँ पे कितनी इमेज बन रही है, 5, वो सारी इमेज यहाँ से जो रेडियस होगी, मतलब हाइपोथेटिकली जो रेडियस होगी, सारी इमेज विल लाई हियर। कहाँ पर क्या, एक बार मैं आ रहा हूँ भी धीरे धीरे। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? ये समझ में आया है कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाले हैं,
किस जगह पे इमेज कोइंसाइड कर रही है, क्यों कर रही है, सारी कहानी समझ में आई है पक्का। केवल अभी 90 लिखो, बाकी एंगल्स के लिए मैं एक बार ये सब चीज़ों पे मैं अभी आ रहा हूँ एक मिनट। सो मेक ओनली दिस, राइट डाउन दीज 3 थिंग्स और फिर उसके बाद लिखवाता हूँ। मेंस में बहुत पूछा जाता है, कुछ अजीब सा एंगल दे देंगे और बोलेंगे बताओ इमेज कहाँ बन रही होगी, ठीक है। इसको अभी मत लिखना, इसको मैं तमीज़ से लिखवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक मेंस में बहुत, मेंस या किसी भी वैसे वाले एग्जाम में जहाँ पे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं। थर्ड वाला हमने क्या बोला, ये इमेज तेरे को समझ में आ गई, अब ये इमेज कैसे बनी होगी वो समझते हैं। यहाँ से रे गई होगी, इधर गई होगी, तो ये रे जब इधर गई उसको पीछे बढ़ाया तो ये इमेज बन गई, बट ये रे इसके बाद इससे भी टकरा रही है। इस मिरर को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास रे आ रही है I1 से, नॉट O से, डायरेक्टली तो आ नहीं रही है। तो दिस इमेज विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, दिस इमेज। तो अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसको हवा में बढ़ाओ, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पीछे कर दो। ये डिस्टेंस कितनी है, इसका कोऑर्डिनेट है x, x पीछे करा तो -x हो गया, ये सेम रहेगा y का -y। एंड सेम चीज जब तुम इसके लिए रिपीट करते हो तो समाव इसकी जो इमेज आती है वो भी यहीं आती है, इसलिए दिस इमेज कोइंसाइड, इसीलिए वो एक कम हो गया, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इंक्लाइंड मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड if object is placed between 2 inclined mirrors. ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप है फाइंड दिस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इंक्लाइंड मिरर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज find n which is equal to 360 by theta। दो चीजें, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन मिरर, और दूसरी चीज ये है पुट थीटा इन डिग्री, जो कि यार 360 डिग्री लिख रहे हैं, मतलब ऐसे याद करते हैं। तो फिर अगर ये डिग्री है तो ये दी, पुट थीटा इन डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ओनली एंड ओनली इफ n इज एन इंटीजर, समझना ध्यान से। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड जब ये इंटीजर नहीं है। कैसे लिखूं, एरो लगा लो बस, वैलिड ओनली इफ n इज इंटीजर, सही है, ठीक है। पहला स्टेप है फाइंड 360 बाई थीटा, थीटा रखना है डिग्री में, एक चीज़। दूसरी चीज़ कब n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो अगर इंटीजर है तो या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसमें फर्स्ट केस इज इफ n इज इवन नो मैटर व्हाट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, ठीक है। सिमेट्रिकली, नॉन सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर मिरर 60 डिग्री का है तो एग्जैक्टली 30 डिग्री वाली लाइन को मैं सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज नॉन सिमेट्रिक। इफ n इज इवन, कुछ भी होगा तो इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, चलेगा। सेकेंड केस क्या है, इफ n इज ऑड। इसमें दो केसेस हैं, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कैसे लिखूं, सिमेट्रिक लिख दूं, समझ जाओगे तुम, तुम्हें लिखना हो तुम पूरा लिख लो यार, फिर एक और ए और बी करके लिख लो। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल प्लेस है, ए सिमेट्रिक होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक नहीं होता है वर्ड, दोनों होते हैं, पता नहीं भगवान जाने। अच्छा मैं भी डायग्राम, ए सिमेट्रिक का मतलब ये है कि कहीं बीच में रखा है, तो इस केस में सिमेट्रिक है तो n-1, अगर ए सिमेट्रिक है तो n, नॉट सिमेट्रिक लिख लो, पता नहीं, ए सिमेट्रिक जो भी होता है वो बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली बीच में है। आ रहा हूँ मैं वही प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली बीच वाली लाइन पे रखा है। यस, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट प्रॉब्लम तो समझाता हूँ।
अगर सिमेट्रिक है तो हाँ इवन में ना, ऊपर है। अगर इवन है तो रिगार्डलेस ऑफ सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑब्वियस n-1। देन इफ इट इज सिमेट्रिक देन नंबर ऑफ इमेजेस n-1। ये लिखा है मैंने नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज अगर सिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 है, अगर एसिमेट्रिक रखा है तो n। मैं आ रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट ये लिख लो, फिर मैं अगले प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्का? अब सुनना ध्यान से कि तो अब ये देखो, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। जैसे अगर 60 डिग्री है, ठीक है, 90 में तो समझ में आ गया, एक्चुअली कैलकुलेशन भी कर लिया। अगर वो 60 डिग्री है तो 360/θ करा, 6 आया। नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्लेस्ड, अगर ये 60 डिग्री है तुम यहाँ रखो ऑब्जेक्ट, यहाँ रखो, या एग्जैक्टली बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन हम किसको बोल रहे हैं, 30 डिग्री वाली लाइन, तुम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे हमारी नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 5। 360/6 किया, 360/60 किया, 6 आया, 6 इवन है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उससे फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं हमारे पास n-1 विच इज 5। मैं अब एसिमेट्रिक का थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है। क्या सबने नोट कर लिया है? पक्का? अब मैं एंगल ले रहा हूँ एसिमेट्रिक, मतलब 360 है ना, क्या एंगल 40 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, 360/θ निकाला, 360/θ निकाला तो 9 आया। सिमेट्रिक किसको बोल रहे हैं? अगर वो 9 आ रहा है तो जो ये 20 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली लाइन, अगर ये हटा रहा हूं, ये बस एक बार समझ लो, 20 डिग्री वाली लाइन है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 9-1 विच इज 8। यहां तक सही? पक्का? मेन चीज अब समझते हैं, व्हाट इफ इट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो क्या होगा और कहां पर होगा, अब ये दोनों समझना है। 40 डिग्री एसिमेट्रिकली प्लेस करो, उसको एसिमेट्रिकली प्लेस करते हैं 10 डिग्री पर, ठीक है, ये 10 डिग्री, ये 30 डिग्री, सही। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, अब मेरे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं, थ्री 360/40, 9, एसिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/40 विच इज 9। अब अगर मुझे पूछा जा रहा है कि ये कहां पर है, कहां पर, अब थोड़ा सा फील समझना। यहां से यहां की एक डिस्टेंस होगी, यार इस पे सर्कल बनता है क्या? इसको सेंटर मानते हुए सर्कल कैसे बना सकता हूँ? कोई तरीका है क्या? इसको ऐसा बनता है, ओके। कैसे बनाऊँ यार? इसको सेंटर मानते हुए सर्कल बनाना है, बन पाएगा? ये बड़ा, ओके, ये अच्छा, ठीक है। सुनना ध्यान से, अभी मैंने क्या किया, ये जो सर्कल बनाया, ये क्या सर्कल बनाया है, इसको सेंटर माना है, ये ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो भी है वो मान के मैंने एक सर्कल बनाया। तो इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी, हमने जो भी पुरानी वाली कहानी करी वहां पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो डिस्टेंस ऑफ एवरी सिंगल इमेज विल बी एग्जैक्टली सेम एज जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर है एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। तो सारी इमेजेस इस सर्कल पे बनेंगी। तो जो पहली इमेज बन रही है वो बनेगी अपनी, यहां से 10 डिग्री है तो पहली इमेज बनेगी एग्जैक्टली यहां से 10 डिग्री पर। यार अब बहुत ही गंदगी हो जाएगी वैसे, ये 10 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। जो इससे डायरेक्ट इमेज बनेगी वो बनेगी 30 डिग्री पर, मतलब यहां से जो 30 है वो बनेगी 30 पर, और जो ये वाली बनेगी वो बनेगी 10 पर। अब जो ये 10 वाली जो इमेज है, दिस इमेज विल बिहेव लाइक एन दिस थिंग ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 30, नहीं 50 ना, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 तो 50। तो यहां से 50 डिग्री 30 पे बन गई है,
अब यहां से 50 पर ये समझ में आ रहा है? पक्का ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये समझ में आ रहा है? अब समझना ध्यान से, अब ये करने में तो फिर से जान निकल जाएगी। जो काम हमने अभी प्लेन मिरर के लिए करा था वो काम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इज टू रिपीट दैट काम। ये सब थोड़ा सा एडवांस में ही पूछा जाएगा, मीन सेंस पे तो आएगा ही नहीं ये सब चीज़ें। अगर ये मिरर 1 बोल रहा हूँ, इसको मिरर 2 बोल रहा हूँ, मिरर 1 एंड मिरर 2। पहली वाली इमेज तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मिरर 1 से जो पहली इमेज है जितने एंगल पे इधर है उतने एंगल पे उधर बना दो। तो कहना है ये 10 डिग्री, ये डिग्री लिखा है सब जगह। ये बहुत गंदा कलर भाई, दिख ही नहीं रहा। दूसरे वाले मिरर से इसकी इमेज बना दो, ये 30। हमने जो काम वहां पर करा था, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर को क्रॉस में ऐड किया था, यहाँ पे एंगल बिटवीन द मिरर को क्रॉस में ऐड करते चले जाओ। एंगल बिटवीन द मिरर है 40, 40 कितना 70 कितना 110 90। ये एक्चुअली पूरा दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये नंबर कुछ एक चीज़ और ऑब्जर्व करानी है। अगला क्या आ रहा है? इसका कितना है? 40 130। इसमें 40 है 150। इसमें एक और एक चीज़ समझाना हो, इसमें 210। जैसे ही कोई नंबर 180 के ऊपर पहुंचेगा वहां पे रुकना है तुम्हें। यहां पे एक और ऐड करके क्यों दिखाया है? क्योंकि 170 पे नहीं पहुंचा था, 180 के ऊपर। एज सून एज अ पर्टिकुलर नंबर रीचेज ग्रेटर देन 180, उसके बाद नहीं बनेगी। तो अब देखो, तो इमेजेस कहां बन रही हैं और कितनी बन रही, कितनी पूछा गया तो यहीं पे कहानी खत्म है। कहाँ वाली कहानी में ये करना समझ में आना चाहिए, बट ये करना थोड़ा सा अजीब सा। तो शॉर्ट ट्रिक है, 2 लिखो, जिस जगह पे 180 के ऊपर पहुंचेगा उस जगह रोक दो। तो टोटल नंबर ऑफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रही है। ये नंबर कहाँ कहाँ पे बन रही है, किस जगह पे बन रही है, बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट भी पूछा जाएगा, सब निकाल सकते हो अब तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नो 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 190 160 सेम कैसे हो गया? ये 180 का लॉजिक ये होता है कि वो इमेज उस मिरर के पीछे पहुंच चुकी है। ये है अभी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। घुमाते हो अगर वो इमेज यहां पहुंच गई तो अब ये पीछे हो गई ना। ये मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट तुम यहां रखोगे उसकी इमेज नहीं बन रही ना, तब तक बन रही है जब तक उसके सामने है। तो 180 का लॉजिक ये होता है कि वो पहले ही खत्म हो गया है, इसलिए वो बनेगी। तो तुम्हारे याद रखने के लिए क्या है, 180 के ऊपर पहुंचा उसको काटा पीटी कर दो, बाकी जितने नंबर हैं दैट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। अगेन हम मेन सेंस तक ये था, दूर दूर तक नहीं पूछेंगे। एडवांस में कहाँ पर हो, मेंस तक ये पूछा जा सकता है बहुत आराम से। ये सब कहानी ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, बट अगेन डिपेंड तुम्हें क्या कर रहे हो प्रिपरेशन। बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या है, या पूछने को पूछ सकते हैं, इतना कुछ है नहीं, मुझे लगा पूछा नहीं है, बट पूछने को पूछ ही सकते हैं सब। श्योर? पक्का? कोई दूसरा एग्जांपल लेने की जरूरत है या समझ में आ गया है? मतलब मैं डेटा चेंज करूंगा यार, हाँ, तो इसलिए वो कोइंसाइड करती है, इसलिए -1 होता है। ओके, एक मिनट, क्या नंबर लेने की जरूरत है ना? केवल समझ में आ गया नहीं क्या? ये सब समझ में आ गया है ना? दूसरा नंबर नहीं लूँ चलेगा? कूल, वेरी गुड। तुम अपने हिसाब से इफ यू वांट टू राइट यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन डिस्कार्ड द नंबर अबव 180, है ना? तो सिमेट्रिकल में बताऊँ मैं क्या होता है। देखो, जैसे अगर सपोज 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो जो लास्ट वाला होता है ना वो कोइंसाइड कर जाता है। जैसे हमारा वो 90 डिग्री में कोइंसाइड कर रहा था ना, इसलिए वो -1 करना पड़ता है। हाँ, इस सिमेट्रिकल में कोइंसाइड नहीं होगा। या ऐसा लिखेंगे तो एक सेम आएगा ना, कोइंसाइड वाला। हाँ 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 हाँ, सेम डिग्री आएगा। सेम डिग्री नहीं आता है, वो आता है लास्ट वाले जो दोनों नंबर हैं, और उसमें एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करो तो वो एग्जैक्टली 360 के बराबर होना चाहिए। यार एक चीज़ और पूछी जा रही है, मैं बता देता हूँ, चलो अब तुम पूछ ही रहे हो। वेलोसिटी, हाँ, सो
अगर तुम्हें याद हो हमने क्या बोला था कि यार अगर ये वाले प्रॉब्लम याद है कि यहाँ पे मिरर लगाए, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस तो इमेज उतना ही दूसरी साइड मूव कर रही थी। जब मिरर मूव कर रहा था तो डबल द डिस्टेंस मूव कर रही थी। याद है एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस साइन। यार ये हो चुका है क्या? एक मिनट बड़े आगे। लास्ट हमने एक डिस्टेंस वाली चीज़ लास्ट क्लास में लिखी थी कि अगर मेरे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट है, तो यही बात करी हमने, ये एक्स है, ये इमेज है, उसको मैथमेटिकली हमने क्या लिखा, एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो वो क्या होता है, ये याद है कहानी? श्योर। अब इसी चीज़ को, अच्छा हेडिंग क्या डालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। सही है। तो ये क्या बातें करी थी हमने, ये अगर मिरर है तो मिरर का मिरर से जो इमेज बन रही है, अगर मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर रखा है मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बनेगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर में मैं माइनस चिपका दूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू समय, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, dx बाई dt आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है। इसको थोड़ा सा लोग बहुत अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तो बस यही याद रखता हूँ क्योंकि मुझे वो याद रहता है। अदरवाइज थोड़ा सा फैंसी तरीके से लोग क्या याद रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मिरर, बट एक माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कुछ नहीं है, ये सब ग्राउंड 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 चल रहा है। ये माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, इस मिरर को इधर ला रहे हैं और ऑब्जेक्ट को इधर, तो कई बार लोग ये भी याद रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है? याद क्या रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये फॉर्मूला। अच्छा ये याद रखो, या टू बी ऑनेस्ट जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दो चीज़ें याद रखनी है, ये सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर वैलिड है। ऑब्जेक्ट हमारा जब इधर मूव हो रहा है तब ये सब वैलिड है, मतलब जो मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन है तब वैलिड है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, इसी में ही लिखना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव हो रहा है तो जो इमेज है वो सेम वेलोसिटी से ऊपर मूव होगी, राइट? ये तो बेसिक फील से समझ में आ रहा है। मतलब अगर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी भी वही होगी। समझ में आ रही कहानी? पक्का? तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना? ये पैरेलल टू द मिरर इट विल ऑलवेज बी द सेम। तो वहां पर तुम ये एक और लिख सकते हो, मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब अगर y डायरेक्शन में लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर। हाँ बोलो बोलो। परपेंडिकुलर मिरर होगा मतलब नॉट गेटिंग, फिर से बोल। मतलब दो मिरर हुए तो, अच्छा दो मिरर तो दोनों में अलग अलग होगी कहानी, फिर तो हर इमेज बहुत अलग अलग होगी, उसमें तो जान निकल जाएगी। नहीं ये सब नहीं पूछेंगे, ये तो अलग अलग मिरर की बात करेंगे। जितनी इमेज है फिर तो हर इमेज अलग अलग मूव करेगी, तो हर मिरर का अलग अलग करना पड़ेगा, ये सब नहीं आएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? एक दो मैं छोटे से सवाल पूछ ले रहा हूँ, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज है हैज़ टू बी पुट विद साइन, वेलोसिटीज टू बी पुट विद साइन, मतलब अगर वो प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिया जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो माइनस लिया जाएगा। वेलोसिटीज टू बी पुट विद साइन, ठीक है? पूछूं सवाल? पढ़े आगे? यार देखो, एक मिरर कैसे मूव करेगा वाला सवाल देख लो पहले तो। ओके
मुझे बताओ, पहला वाला फालतू सवाल है, अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं केवल पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, -5 है ना। अगर डायरेक्शन के साथ बोला जाए तो -5, मतलब इसकी जो इमेज यहाँ होगी, जितनी स्पीड से तुम भाग रहे हो उतनी स्पीड से इमेज तुम्हारी तरफ आ रही होगी। अगर बोला जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, फालतू चीज़ें मतलब बटिया, है ना, 10, है ना। सवाल है नाउ इफ मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, कर सकता है मिरर मूव? मैडम कर जाएगा ना मिरर मूव? ओए करेगा ना? नहीं, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जब तक नहीं बोला गया इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी हैव टू टेल। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हमें बोला गया मिरर इधर जा रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट 5 से, मिरर 3 से, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। मैं लिख के मैं नहीं देखूंगा ही नहीं। और जो भी आंसर देगा वो डायरेक्शन के साथ देगा, है ना, प्लस माइनस के साथ देना है। आई कैप बोल दो या क्या, दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। नो, राइट, कूल। है ना। इतने गंदे नोट्स कैसे बना रहा है तू? ऐसे नोट्स नहीं है। राइट, कूल हो, सही, आसानी है ना। फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट दूं इसमें, दूं? एक मिनट, बाकी लोग यार अब बहुत छोटी सी चीज़ बताइए यार, एक फॉर्मूला बताया यार, सब लोग कर लो यार, ये कुछ तो सीख के चले जाओ। बता दे। अभी आज तूने बोला कि मैं तो अब बिल्कुल पढ़ाई करने लगा हूँ। कौन सा आज तूने अभी बोला बाहर मुझे खुद से आके? अबे स्टार्ट किया तो अभी क्लास हो गई ना पूरी। आज समझ में आया? कुछ समझ में आएगा ये बता, कुछ भी समझ में आया है? हाँ, मतलब कुछ नहीं आया है। अबे जब अभी मेंटली जब बोल दिया पढ़ रहा है तो फिर पढ़ लेना अच्छे से। नहीं आ रहा बाकी लोगों को? 8 नो माइनस, यस -11 यार। अब तुम्हारा जो मन हो वो याद रख लो, ये याद रख लो या ये याद रख लो। अगर तुम्हें ये ऐसा लग रहा है सुंदर सुंदर है, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इज इक्वल टू मिरर, तो ये याद रख लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो आगे है जस्ट हैव टू पुट विद साइन, ये 5 इमेज निकालना है बराबर ट्वाइस मिरर, क्योंकि पीछे आ रहा है तो बस वो ध्यान देना है। तो -3 -6 -5, मतलब जो इमेज होगी वो पीछे की तरफ 11 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी। श्योर? बढ़े आगे? तो लोगों को डाउट लग रहा है। नो सही? अबे आ गए ना, 12वीं में आ गए ना, पढ़ लो अब। 5√2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री का एंगल, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री का एंगल। ये सब कौन करता है मिरर के साथ? समझ में आ गया? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। cos 37 कितना होता है? माय गॉड, सुना तू परेल से क्यों मेहनत कर रही है आने की? कोई नहीं यार, ठीक है यार, यूट्यूबर बन जाना तू, एक काम करना, ठीक है ना, उसमें ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? वांटेड टू? तो अब क्या प्लान है? आइसक्रीम बेचनी है? हाँ,
अरे जो चीज़ अच्छी लगती है वही बेच लो ना, अपना खुद ही खाते रहो, अपना खुद ही नहीं बिके तो नहीं कितना खुश बढ़िया। आंसर बताना चाह रहा है? अच्छा, आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप। केक नहीं है मतलब नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है। मतलब अच्छा ये नहीं बताऊंगा मैं कि क्या है। फाइनल आंसर में दोनों समथिंग आई प्लस समथिंग जे कैप होगा, क्योंकि के में तो है ही नहीं। कहाँ हाथ ही रखा है तुमने, हाथ हटा। नहीं यार, एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। एक मिनट सॉरी, एक बार वापस दिखाना। अच्छा एक छोटा सा कंफ्यूजन है। सो उत्तर आएगा -21 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं समझ गया कंफ्यूजन क्या हो रहा है। ओके मुझे बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ये है, मिरर ये है, ठीक है, मैं मिरर यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं मिरर यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा जब ये मिरर यहाँ था, इसकी इमेज यहाँ थी, जब ये मिरर यहाँ होगा, इसकी इमेज कहाँ होगी? वही होगी ना, यही तो बात करी हमने। मिरर कितना सा भी छोटू सा हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इमेज मूव थोड़ा कर रही है। अच्छा थोड़ा सा एक और चीज थोड़ा सा बेटर करते हैं। हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये कौन सी वाली वेलोसिटीज के लिए वैलिड है? विच आर परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज वही होती है जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर हो। अगर मिरर मूव कर रहा है उससे लेने देना नहीं है। मिरर कौन सा वाला? ऐसे वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाले में लेना देना है। बट अगर मिरर पैरेलल मूव कर रहा है देन उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से इमेज कुछ मूव नहीं करेगी, क्योंकि इसको तो वाई डायरेक्शन में वो वही रहेगा। हाँ वो अलग हो गया है। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट नहीं रिलेटिव, एक मिनट, हमें जब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा गया है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है पहली चीज। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो, तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी फिर। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट जल्दी से देख लो। इमीडिएटली रिजॉल्व ऑल द वेलोसिटीज। 5√2 का cos 45 में 5 आएगा, sin 45 में 5 आएगा, इसको भूल जाओ। 10 का cos 37 होगा 4/5 विच इज 8, और साइन होगा 6, इसको भूल जाए। ये वाली और ये वाली वेलोसिटीज के लिए, ये वाली और ये वाली वेलोसिटीज के लिए इमेज प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिरर लगा दो। एक्स वाली वेलोसिटीज के लिए इमेज अपने को निकालना है, ऑब्जेक्ट की ये है +5, ट्वाइस मिरर की है -8, -16, -5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो एक्स कंपोनेंट आएगा -21। ठीक है, ये आ रहा है। जो इमेज की ये वाली वेलोसिटी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, दिस विल रिमेन अनचेंज। तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आ रही है उसमें एक्स कंपोनेंट उसका नेगेटिव आ रहा है, तो तमीज से लिखना है 21 आई कैप एंड 5 जे कैप। व्हाट विल हैपन टू दिस? नथिंग। वो वाली वेलोसिटी मिरर की जो परपेंडिकुलर पैरेलल टू द मिरर है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि मिरर यहाँ है या यहाँ है, उसकी वजह से इमेज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा कुछ कंफ्यूजन? बोल बोल बोल। अगर यही तो मैं बता रहा था, अगर ऑब्जेक्ट ये है, मिरर यहाँ है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है। अगर ये मिरर को मैं ऐसे मूव कराऊं तो इमेज उसकी यहाँ पहुँच जाएगी क्या? अरे हाँ, नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि हम उसको हवा में बढ़ाएंगे, फिर से परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर से वो उधर होगा, तो वो चेंज ही नहीं हो रहा है जब, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया था। अगर ये के कैप भी, मतलब वेलोसिटी अगर के कैप में भी होती कुछ, उससे कुछ फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? अगर मैं सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता 5i + 12j + 13k, तो इमेज की वेलोसिटी में ये तुम्हें समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। इसका क्या होगा? के कैप का सेम ही रहेगा भाई, y भी परपेंडिकुलर है, और जब तुम k की बात कर रहे हो वो भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो k बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ये कर रहा है। चलेगा?
वाई जेड प्लेन में मिरर को इन्फिनिट मान के मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है? सर वो y एक्सिस z एक्सिस में कोई वेलोसिटी से मिलेगा तो हाँ हाँ फिर नंबर तो हमने बोल ही दिया ना कि अगर वो छोटू सा मिरर हो चाहे जितना बड़ा हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा इन्फिनिट मान के। तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर सवाल यही है तो वो है फील्ड ऑफ व्यू वाला, कि फील्ड ऑफ व्यू वुड बी लार्जर अगर वो बड़ा है, इमेज वही रहेगी। बढ़े आगे, श्योर। राइट डाउन नेक्स्ट थिंग इज स्फेरिक। अब कर्व्ड सरफेस पे आते हैं। अब हम मिरर का प्लेन समझ में आ गया। मैं भी स्फेरिकल मिरर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल कर्व्ड सरफेस बोल रहा हूँ कि क्या है, तो एक सवाल के थ्रू बोल रहा हूँ। सबने थोड़ा बहुत पैराबोला इक्वेशन पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप की इक्वेशन होती है। तो एक सवाल ये है कि एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से x, ठीक है, उसकी इनर सरफेस को हमने सिल्वर करा है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। हमें बोला गया कि एक मिरर पर, ये वाला जो मिरर है स्फेरिकल मिरर नहीं है, दिस इज अ पैराबोलिकल मिरर। अ रे इज कमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ, रे इज कमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर रे वुड बी स्ट्राइकिंग। सो मेक द डायग्राम। इक्वेशन दी गई है, अरे इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और उसकी इनर साइड को हमने सिल्वर करा है। स्टेटमेंट में ये है लिखा हुआ, अ रे इज कमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ray is coming parallel to x-axis, after striking from the mirror it goes parallel to y-axis, after striking from mirror it goes parallel to y-axis. Find the coordinate of the find the coordinate where ray would be striking the mirror. एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, पहला वाला प्रॉब्लम है कर्व सरफेस का, एवं लिख नो एक मिनट सुनना, कोऑर्डिनेट बताना है समथिंग कॉमा समथिंग। एक मिनट हिंट ये दे रहा हूँ, जब हमने ये आई इज इक्वल टू आर पढ़ा था, ये हमने ये नहीं बोला था कि वो प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, वो किसी भी टाइप ऑफ मिरर के लिए वैलिड है, राइट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होता है वो किसी भी टाइप ऑफ मिरर के लिए वैलिड है। आई और आर हमने ये बोला था कि इट हैज़ टू बी फ्रॉम द नॉर्मल। किसी भी अजीब सी सरफेस में नॉर्मल समझ में आता है ना सबको, क्या होता है ना। किसी को ऐसा तकलीफ कि ये नहीं समझ में आता हो कि अजीब सी सरफेस जब होती है तो हम टेंजेंट या नॉर्मल किसको बोलते हैं, है ना, पक्का ना। ओके ट्राई। अच्छा फोकस हमने अभी नहीं बात करी, फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें कुछ चीज़ें पता है अपनी 10वीं के चक्कर में, प्लीज़ मैं बहुत ऑर्डर में जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम एक्स्ट्रा चीज़ अभी मत दिमाग लगाओ, मैं बताऊँ सब कन्फ्यूजन होगा तुम्हें। अच्छा एक मिनट, सबको मिरर ये सब समझ में आता है, कुछ अजीब सा मिरर है अगर, तो हर जगह पे नॉर्मल और टेंजेंट हम किसको बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रे आ रही है टकरा रही है तो वो कैसे जाएगी, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ, तुम वो सोचना कि वहाँ पर क्या बनाओगी, ये टेंजेंट बनेगा, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं, तो जितने एंगल पे ये आ रही है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है ना। किसी भी जगह पर किसी भी अजीब से कर्व्ड सरफेस में y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है तो उस पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन होता है वो फ्रॉम द नॉर्मल होता है। हिंट दूं एक छोटी, यार गणित का सवाल है वैसे, सही बताऊं तो हिंट इज किसी भी अजीब से कर्व सरफेस में टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, या टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा वो क्या होगा, टी वाई बाई डी एक्स। थिंक इन टर्म्स ऑफ कि कोई रे अगर हॉरिजॉन्टल आ रही है और वर्टिकल हो जा रही है और दोनों एंगल बराबर करने हैं, इससे ज़्यादा अगली हिंट इज एक्चुअली द आंसर। एक रे आई, एक और डायग्राम थोड़ा फील के लिए बता दे रहा हूँ यार, इट इज लाइक ये आई रे, ये निकल ली रे, ऐसे ही कुछ बोला गया है ना।